आपके लिए सरकार के क्या मायने हैं? आप सरकार से क्या आशा रखते हैं? आपके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएँ हैं, उनको लेके आप क्या सोचते हैं? आपसे जो टैक्स लिया जा रहा है, उसे कहाँ खर्च किया जा रहा है, कैसे खर्च किया जा रहा है? आपके लिए रोज़गार के अवसर कैसे सृजित किए जा रहे हैं? ये तमाम प्रश्न आपके मन में होंगे और इन तमाम प्रश्नों के साथ जुड़े हैं हमारे कर्मचारी, वो आउटसोर्स हों या ठेका कर्मचारी हों। मध्य प्रदेश सरकार की यदि हम बात करें, तो यह वर्तमान में ठेके में चल रही है और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो हमारे कर्मचारी हैं विभिन्न विभागों में, वो औसतन ठेके पर काम कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे हम लोग। इस चर्चा में जुड़ चुके हैं महेंद्र धाकड़ जी, आप पीड़ित कर्मचारी हैं। महेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी सर, नमस्कार। अपना पंच शो में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं उर्वशी मिश्रा जी, आप रिपोर्टर हैं विंध्य फर्स्ट की। उर्वशी जी, स्वागत है आपका। उर्वशी जी ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, उसे भी हम देखेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, उन पहलुओं पे जाएं जो कि जानना यहाँ पर चर्चा होना महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोविड में भी हम लोगों ने ड्यूटी की है। जब यहाँ लोग अपने माँ बाप को और भाई बहन को लोग छोड़ के चले जाते थे, उस विकट परिस्थिति में हम लोगों ने सरकार का साथ दिया। यहाँ जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं उनके साथ में हमने काम किया है। 20 साल हो गए हमको सफाई में काम करते, और हमारे भाई कितने भी यहाँ काम करते रहे जो कि वो ख़त्म हो गए। अब ये अस्पताल में काम करते करते उनका जीवन यापन हो चुका है। जब भी अपन सैलरी की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि करना हो करो और नहीं चले जाओ यहाँ से, हमारे पास दूसरे आदमी भी हैं। आपके लिए सरकार के क्या मायने हैं? एक ऐसी व्यवस्था जो आपकी मूलभूत जरूरतें आपके दिए टैक्स के पैसों से पूरी करे। आपके लिए रोटी, कपड़ा और मकान, आपके लिए बिजली, सड़क और पानी, आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, आपको बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले और आपको अपने परिवार का पेट पालने के लिए जरूरी माहौल तैयार करना भी सरकार का दायित्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार अपने दायित्व से कैसे पीछे हट रही है? आप तक पहुंचने वाली सुविधाओं को ठेकेदारों के भरोसे छोड़कर। जी हाँ, आपने सही सुना, आपका प्रदेश ठेके पर चल रहा है। कैसे? मध्य प्रदेश सरकार के 56 विभागों में काम करने वाले 80% कर्मचारी ठेके पर हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था हो या शिक्षा व्यवस्था, नगर निगम हो या कलेक्ट्रेट, यहाँ पीछे के दरवाजे से 80% काम निजी ठेकेदारों के भरोसे छोड़ दिया गया है। शासन या कि जो सामंतवाद, पूंजीवाद के लोग हैं, उनको बड़ा बनाने की एक प्रथा है कि हम एक बड़े शासन का जो टाई अप होता है वो बड़े समुदाय से होता है। उन समुदायों को, उन इंडस्ट्रियों को रख देती है, ये ठेके दे देती है, तो वो अपने माध्यम से काम करा के, हमें ऐसा लगता है कि संलिप्तता दोनों की होती है, उस माध्यम से ये बढ़ने का काम करते हैं। और ये जो प्रथा है वो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं शोषण को बढ़ावा देती है, गरीबी को बढ़ावा देती है और एजुकेशन के सेक्टर का भी कहीं ना कहीं मापदंड को कम करने का काम करती है। कहते हैं ना कि जब हम ठेके पर अनस्किल्ड पे काम करते हैं तो हमारा एजुकेशन नहीं पूछा जाता, अशिक्षित भी हैं तो हमें रोजगार मिलेगा। उस उद्देश्य से जो आज का समाज है वो शिक्षा के दृष्टि से भी नहीं जुड़ पा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में ना जाके मजदूरी के क्षेत्र में जा रहा है। तो 88 से अभी तक मैं कर रहा हूँ। पहले सुरक्षा गार्ड में थे, जब नई वाली हॉस्पिटल मैंने जब नए खुदाई थी तब से मैंने कहा के चालू किए थे, तो अभी तक मैं गार्ड में मैंने कहा के रहते। अब मेरी करीब 4-5 साल से अभी मैं आ गए माली पोस्ट में। वह इतने दिन तक मैंने पूरी उम्र तो मैंने वो कर दिए, तो मैंने कहा कि यहाँ परमानेंट है तो आज तक नहीं हुआ हमारा। चाहते हैं कि मैंने कहा कि परमानेंट में हो जाए, कि संविदा में हो या कुछ भी में हो जाए, तो कुछ मैंने 2 पैसे के लाभ हो जाए, बाल बच्चे में भी पले। हम तो मैंने कहा कि ये प्राइवेट में जब तक मेरी ज़िंदगी, जब तक मैंने कहा कि चले रहेंगे तो फिर बाद में कोई काम लायक नहीं रह जाएंगे। अभी तक शासन कोई वैकेंसी के लिए नहीं सोची है कि इनका भला करे। इतने पुराने कर्मचारी हैं हम लोग, कोविड में भी इतना काम किए हैं कि जो लवारिस मरीज हैं
और कोरोना वाले जो मरीज़ हैं उनके साथ नहलाना धुलाना, खाना पीना खिलाना, और अपना परिवार छोड़ के हम लोग 3-3 महीने क्वारंटाइन रहे। उसका पैसा हम लोगों को कुछ नहीं मिला, ना कोई लाभ मिला। हम लोग को लेटरिन के डब्बा में खिचड़ी देते रहे हैं नाश्ता के लिए, खाना के लिए। अभी जो कंपनी है तो शायद 22,000 रुपये में कुछ इनका वो बिल रिलीज होता है, जिसमें से 8,300 रुपये ही देते हैं, और 800 रुपये से हम लोग काम करते आए हैं। आज 20 साल हो रहे हैं काम करते करते। अभी शासन ने लोक सेवा केंद्र के जो शुल्क है उसको भी घटा दिया है, जिससे कि हम लोगों की नौकरी और वेतन दोनों में समस्या आ रही है ना। संचालक का कहना है कि हम कलेक्टर रेट नहीं दे पाएंगे और जो एम्प्लॉय हैं उनको भी कम करेंगे। तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें कि हितग्राहियों को यहाँ से सेवाएं मिलती हैं। 52 विभागों की 700 सेवाओं का क्रियान्वयन हम लोग करते हैं, और हम लोग के लिए शासन ने कोई नीतियाँ नहीं बनाई है, जिसके लिए हम लोग थोड़ा सा मतलब नाखुश है शासन से कि इस तरह की कोई हम लोग के लिए उन्होंने कुछ निर्धारण नहीं किया है कि हम लोगों का क्या है भविष्य। अभी हम लोग 12 साल से काम कर रहे हैं, अब उम्र के इस पड़ाव में है कि हम तो कोई दूसरा काम भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को तो सबसे मूल समस्या है वेतन का। 8 से 10 हज़ार रुपये वेतन मिलते हैं, उसमें भी वेतन हमेशा काट लिए जाते, किसी महीने 8,000, किसी महीने 9,000, और PF SIC तो आज तक मिलता ही नहीं। और जैसे आउटसोर्स वाले एक्सीडेंट हो जाते पोल में चढ़ के या करंट में, तो उनका कोई भी वो नहीं मिलता है। उनके परिवार को भी 1 रुपये भी नहीं मिलते हैं, उनको कुछ सहायता मिल सके, कम से कम 20-25 लाख रुपए मिले, जैसे वो अपना भरण पोषण कर सकें। मगर सरकार की तरफ से कोई भी वो दिखावटी के लिए 3-4 लाख रुपए बोलते हैं कि देंगे, मगर वो भी सही टाइम पे नहीं देते। किसी दुर्घटना स्थल में सबसे पहले पहुंचने वाला डायल 100 एम्बुलेंस 108 सरकार की नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में 3 लाख कर्मचारी हैं, जिनमें 2.5 लाख ठेके पर हैं। डिजिटल इंडिया में सरकार के लगभग सभी काम कंप्यूटर पर निर्भर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश सरकार के पास एक भी कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। सारे कंप्यूटर ऑपरेटर ठेके पर हैं। लोगों के लिए कौशल विकास की योजनाएं तो लाई जा रही हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है व्यावसायिक शिक्षा देने वाले शिक्षकों की भर्ती ही नहीं हुई है। व्यावसायिक शिक्षा देने वाले शिक्षकों को भी कंपनियां ठेके पर उपलब्ध करवाती हैं। अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्स को छोड़कर सभी कर्मचारी ठेके पर हैं। आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, अनुबंधित कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारियों की संख्या 10 से 12 लाख है। क्लास 4 जिसका सबसे ज्यादा शोषण होता है, इसको अपने दफ्तर का हर कोई कर्मचारी उसके साथ शोषण करता है, और सरकार करती है और एजेंसियां करती हैं। पिछले 20 साल में क्लास 4 और क्लास 3 की कोई जगह नहीं निकली है, सारी की सारी आउटसोर्स है। कर्मचारी जो MPV में है, उनके दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है, उन्हें मुआवजा तक नहीं मिलता है, और यहाँ तक कि उनको सुरक्षा उपकरण तक एजेंसियां उपलब्ध नहीं कराती हैं। इस एक तरीके से हमारे आउटसोर्स कर्मचारी बहुत जोखिम पूर्ण काम करते हैं। इसके बावजूद भी न उनका बीमा है, न कोई स्वास्थ्य की सुविधा है, और न ही उनको किसी तरीके के अन्य सुविधाएं मिलती है जो उनको कानूनन तौर पर मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में केवल अधिकारी हैं, बाकी सब ठेके पर है। आपने कभी सोचा कि पिछले 20 सालों में ऐसा कैसे है कि ग्रुप 4 और ग्रुप 3 कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं की गई? क्योंकि इनके द्वारा किए जाने वाले कामों का जिम्मा ठेकेदारों के पास है। सरकारी जुमले में इसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है, यानी भर्ती ना करनी पड़े और बाहरी ठेकेदारों से काम चलाऊ स्टाफ से काम चलाया जाए। काम चलाऊ ठेके के कामगार कैसे काम करते हैं, इसे आप बिजली विभाग के कामकाज से समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड यानी MPEB में कुल 60,000 कर्मचारी काम करते हैं। इनमें से 55,000 ठेके पर हैं। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि गांव के ट्रांसफार्मर महीनों नहीं बदले जाते। किसान परेशान होते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ठेके पर चल रही सरकार ने आपके लिए क्या किया, ये आप बेहतर समझते हैं। क्या आप अपने बच्चों का भविष्य भी किसी ठेकेदार के भरोसे छोड़ सकते हैं? नहीं ना, तो आपको सोचना पड़ेगा। आपको अपना हक मांगना पड़ेगा। पूछिए, मांगिए, आपका हक है। चुप रहना विकल्प नहीं।
अभी हमने ये रिपोर्ट देखी कि क्या बच्चों का भविष्य भी ठेकेदारों के भरोसे छोड़ा जा सकता है। और ये जो ठेके में सरकार चल रही है, ये रिपोर्ट उर्वशी मिश्रा जी ने तैयार की। वासुदेव शर्मा जी के पास चलेंगे। शर्मा जी, इस रिपोर्ट को देखकर क्या कुछ कहते हैं आप? ये मध्य प्रदेश की सच्चाई है जो आपकी इस रिपोर्ट में है, और ये हर क्षेत्र में है। सरकारी सेक्टर जो होता है उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा जनता करती है। स्कूलों से लेके दूसरी अन्य सरकारी विभागों तक, चाहे अस्पताल हो, चाहे फॉरेस्ट का मामला हो, चाहे एमपीवी का मामला हो, मतलब सरकार सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पे करती है तो सरकारी सेक्टर पर करती है। पिछले 15-20 साल में सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी को हुआ है, किसी सेक्टर को, तो सरकारी सेक्टर को हुआ है। यह इसमें काम करने वाले जो लोगों के लिए तो चिंता का विषय है ही, आम जनता के लिए भी ये चिंता का विषय है। सरकारी सेक्टर का निजीकरण हो जाएगा तो आप सोचिए कि जनता की कितनी बड़ी लूट होगी। मैं एक उदाहरण से आपको इसे समझाता हूं। लोक सेवा केंद्र, जहां से हर विभाग की 700 से ज्यादा योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। लोक सेवा केंद्र में एक आवेदन की फीस 40 रुपए ली जाती थी और सरकार के पास उसका पहुंचता था 5 रुपए मतलब उसके रूप में, एक फीस के रूप में। 35 रुपए ठेकेदार के पास आते, 35 रुपए ठेकेदार के पास जाते थे। आप सोचिए कि कितना बड़ा मुनाफा ठेकेदारों को ये सरकार करा रही है, जबकि वो दफ्तर सरकार का है जहां पर लोक सेवा केंद्र चल रहे हैं। वहां पर काम करने वाला जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको लोक सेवा केंद्र में एक न्यूनतम वेतन तक नहीं मिला। एक तरीके से सरकारी सेक्टर का निजीकरण हो जाने के बाद लोक सेवा केंद्र में लूट हो रही थी, जबकि सरकार ये कहती थी कि हम अपनी सेवाएं फ्री में दे रहे हैं। मतलब देखा, लोक सेवा केंद्र में मिलने वाली सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री ये कहते थे कि हम मुफ्त फ्री में दे रहे हैं, लेकिन 40 रुपए लिए जाते तो ये एक तरीके से जनता से सरकारी सुविधाएं छीनने वाला काम भी है निजीकरण, और जनता को लूटने वाला भी है। अगर सरकारी सेक्टर का निजीकरण हो गया तो रोजगार कहाँ मिलेगा, नौकरियां कहाँ मिलेंगी? हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चे को सरकारी नौकरी में लगाना। अगर उस सपने की मध्य प्रदेश में पिछले 15-20 साल में हुई थी जिस सच्चाई। जी, वासुदेव शर्मा जी ने यहाँ अपनी बात रखी है। हम चलेंगे महेंद्र धाकड़ के पास। आप स्वयं कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स के तहत ही कार्य कर रहे हैं। महेंद्र धाकड़ जी, ये रिपोर्ट देखने के बाद क्या कहना है आपका? सर ये सही है। हम भी सर, मैं मतलब 10 साल से लगभग 2010 से जॉब कर रहा हूँ, आउटसोर्स है, सब ठेके पे है सर। और अब हमको न्यूनतम वेतन दिया जाता है, जबकि काम का जो भी भार रहता है पूरा ऑपरेटर के ऊपर ही रहता है। अब हम 8-9 हज़ार रुपये में, मतलब उस समय पे जब हमने ज्वाइन करा था तो एक नई की किसी प्रशासनिक या शासन वाले विभाग में अपन जुड़ गए हैं तो अपन आगे चल के सरकारी हो जाएंगे या फिर बढ़िया सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन सर आउटसोर्स कंपनियां से जो मतलब ठेके पे हम लोग रख लिया जाता है। और आज ये है कि हम 10-12-14 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए। अब हम मतलब आउट ऑफ मतलब अभी नई किसी मतलब आउट ऑफ वो हो जाएंगे, मतलब नई भर्ती के लिए मतलब एडजस्ट हो जाएंगे। तो अभी भी सर हमारी जो 8,000 रुपये सैलरी है, 10,000 वो ही है। आज 14 साल में महंगाई बहुत आगे बढ़ गई है, सब हो गया, लेकिन हम लोगों का वेतन भत्ता वो ही है। और पता पड़ा कि हम लोगों का अधिकारियों द्वारा वो ही कहना रहता है, करना हो तो करो या छोड़ के चले जाओ, या फिर जबकि जिम्मेदारियां हम पूरी निष्ठा और अभी तक करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब हम सर यही है कि मतलब अपने परिवार का भरण पोषण कहाँ से करें सर? 10,000 रुपये में ना तो हम उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ना अच्छा खाना दे सकते हैं, ना अच्छा रहना रुकना दे सकते हैं। तो अब ये है कि सर, लेकिन इसी उम्मीद और आस्था से कि घर वाले पढ़ाई लिखाई करके अपन एक अच्छे विभाग में मतलब वो किया, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारी पूरी लाइफ ठेकेदारी में चली जाएगी। आज उस समय को कोसते हैं जिस समय पे हमने मतलब ये आउटसोर्स से ज्वाइन किया था।
हो सकता है अगर हम कुछ नहीं भी करते, तो भी कुछ बिज़नेस करके या फिर अच्छा अपना व्यवसाय करके आज लाइफ़ के जिस मतलब मुकाम पे पहुँच गए हैं, तब तक कुछ अपना होता। आज अगर कोई अधिकारी कल से मना कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है या फिर हमारा बड़ा अधिकारी झूठा ही लिख के दे देगा आउटसोर्स कंपनियों के लिए कि भाई तो वो कल से लेटर आ जाएगा कि आप कल से मत आना। मतलब कुछ ये भी नहीं किया जाता कि गलती किसकी है, अधिकारी की है या आउटसोर्स कर्मचारी की है, ऐसा कुछ नहीं है सर। सिर्फ़ एक लेटर पे हमारी नौकरी खत्म हो जाती है। तो आज हम मतलब ओवर एज हो गए हैं और मतलब अब हम पता है कि अपन कुछ नहीं कर सकते, ना कहीं नई जगह जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है सर, हमने भी अच्छी जगह से एजुकेशन किया है, पढ़ाई की है, घरवालों की अपनी उम्मीद है और उनको भी लगता है कि बेटा 21 साल से 14 साल से काम कर रहा है तो कुछ करेगा। लेकिन उनको कैसे बता दें कि आज हमारी जो स्थिति है, जो विडंबना है, हम किसी को नहीं कह सकते। आज 8-10 हज़ार रुपए में हम कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे पा रहे हैं या फिर कैसे मतलब उनका तो ये सर हम ही जानते हैं। आज तक पता मतलब सिर्फ़ सब ठेकेदारी पे, हमारे लिए ना कोई सुविधा है। सर कोरोना टाइम में हमने सभी लोग ऑफ़िसों की छुट्टियाँ थी, लेकिन हमारा सिर्फ़ 1 महीने ऑफ़िस बंद रहा। इसके बाद जो भी मास्क वितरण का काम है, वो हमारे विभाग द्वारा किया गया। तब हमें कोई मतलब सुरक्षा नहीं दी गई, ना हमारा कोई बीमा, ना कुछ। पता पड़ा सैनिटाइज़र भी हमने ग्राम पंचायतों में गाँव-गाँव जा-जाकर लोग बागों के मतलब सुरक्षा के लिए वहाँ वितरण किया। मास्क का निर्माण करवाया समूह की दीदियों से, वो वितरण करवाया। डेली ऑफ़िस आए, लेकिन उस समय भी हमारी मतलब लाइफ़ के प्रति कोई ज़िम्मेदारी नहीं, कोई बीमा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये है सर, बाकी सभी जानते हैं कि आउटसोर्स में क्या मतलब सर मुझे आज 14 साल हो गए नौकरी करते हुए, लेकिन सैलरी वही है और महँगाई आप देख ही रहे हैं कहाँ से कहाँ तक बढ़ गई। अब हमें तो अब आगे का अपना तो ठीक-ठाक है, बच्चों के भविष्य भी अंधकार में लग रहा है कि उनका कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएँगे या कैसे करेंगे। अगर हमारे मतलब माता-पिता या हमारे सहपाठी भाई वगैरह अगर हमें सहयोग ना करें सर, तो हम जीवन यापन करने के लिए भी मतलब दोनों टाइम का खाना अर्जित करने के लिए भी परेशान हैं। बच्चों को शिक्षा कैसे दिलाएँ, ये भी हमें पता नहीं है। कोई छुट्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डेली ऑफ़िस आना है। तो सर ये है कहानी। महेंद्र जी ने जो उनकी आप बीती है वो बताई है। 14 वर्ष हो चुके हैं उन्हें कार्य करते हुए और अभी भी जो उनको पदोन्नत कहें या वेतन में वृद्धि कहें, वो जैसी थी उसी प्रकार है। और ऐसे में निश्चित ही परिवार का जो खर्च है वो उठाना मुश्किल हो जाता है। हम चलेंगे उर्वशी मिश्रा जी के पास। उर्वशी जी, आप जब ये रिपोर्ट तैयार कर रही थी, तो आपने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से बात की, उनके परिजनों से आपने बात की है। क्या आपने अनुभव किया? ऐसी कौन-सी बात है जो यहाँ रखनी ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे अभी वासुदेव जी से भी हमने सुना, महेंद्र जी से भी हमने सुना, उन्होंने जो चीज़ें बताई, तो ये बातें ऐसी हैं सरकार के लिए भी, आम जनता के लिए भी, लोगों के लिए भी ये बातें ऐसी हैं, जो गंभीरता से इसे लेने लायक की बातें हैं। जब कोई खाली बैठा हुआ है, उसके भी कान में अगर ऐसी बातें पड़ेंगी, तो वो गंभीर हो जाएगा। उसी तरह से जब मैं ग्राउंड पे गई, तो मैं आपको 2 बिंदुओं से समझाना चाहूँगी। जब मैं उन लोगों से मिली तो कुछ मुझे ऐसे मिले जिनकी उम्र जो है वो आखिरी पड़ाव में चल रही है कि अब उनकी उम्र खत्म हो चुकी है, काम करने लायक हो गए हैं वो, अब काम खत्म हो रहा है उनका, अब वो घर पे बैठेंगे। तो अब यही है उनका कि उनका जीवन अब कैसे चलेगा, जिंदगी तो अभी भी बाकी है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि जब वो काम छोड़ते हैं तो उनका पेट भरने के लिए कोई चीज है उनके पास। ऐसे लोग मुझे मिले जिनकी 35-35 साल से वो काम कर रहे हैं, 40-40 साल से एक ही पद पर काम कर रहे हैं। एक मुझे ऐसे मिले जो अपने संजय गांधी हॉस्पिटल में पहले गार्ड की पोस्ट पर थे, अब वो माली की पोस्ट पर हैं। जो संजय गांधी हॉस्पिटल में गार्डन बना हुआ है वो पूरा उन्होंने ही तैयार किया है, उनका तैयार किया हुआ वो गार्डन है और आज उनकी उम्र का आखिरी पड़ाव चल रहा है और उन्हें अब ये चिंता है कि आगे का उनका जीवन कैसे चलेगा। और उनका ये भी कहना है कि जब चाहे तब जिस पोस्ट से उठा के उस पोस्ट में रख दिया जाता है। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, ना शासन से कुछ कह सकते, ना वो हॉस्पिटल से तो कुछ कह ही नहीं सकते। दूसरे बिंदु पर अगर हम देखेंगे तो सरकारी कर्मचारी जो है आउटसोर्स, उनका ये कहना है कि बैठते तो हम भी सरकारी दफ्तर में हैं,
और सरकारी कुर्सी में बैठते हैं, लेकिन जो रेगुलर होते हैं उनमें और हम में बहुत भेदभाव किया जाता है। अगर देखा जाए तो उनका ये कहना है कि काम हम भी वैसे ही करते हैं, उनसे ज़्यादा हम काम करते हैं। वो 8 घंटे की ड्यूटी करके चले जाते हैं। वहीं हम 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 13-13 घंटे काम करते हैं। बिना किसी छुट्टी के हम काम करते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे हम बैठे वहीं हैं, लेकिन हम उनसे कितने निम्न वर्ग के हैं। इसी तरह से बिजली कर्मचारियों से भी मैं मिली तो उनका भी यही कहना है कि हमारे यहाँ कभी भी किसी को कहीं भी भेज दिया जाता है। बिना किसी सुरक्षा संयंत्र के उन्हें कहीं भी भेज दिया जाता है। खंबे पर चढ़ना होता है, उनके अपंग हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, कभी-कभी जान चली जाती है, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई बीमा नहीं दिया जाता, कोई भी मुआवज़ा नहीं दिया जाता। अब आप सोचिए कि उसके बाद उनका जीवन कैसे चलेगा? उन्हें भी कुछ हो जाए और उनके परिवार वालों को किसी भी तरह की कोई सुविधा ना दी जाए। उर्वशी जी, आपने जो बात बताई है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें विचार करना चाहिए। जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, वो सरकार में हों या उन आउटसोर्स कंपनियों में हों, ये स्थिति है कि व्यक्ति 35 वर्ष अपने उम्र के दे दिया कार्य में और अभी भी अपने भविष्य की चिंता में है कि उसका जो बचा हुआ जीवन है, वो कैसे बीतेगा, उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? बहुत बड़ा सवाल है ये। एक ही कार्यालय में कार्य करने वाले लोग, वेतन अलग-अलग तरह से और उनके साथ होने वाला व्यवहार भी अलग। जबकि जो कार्य अवधि है और जो कार्य है, वो इनके द्वारा ज़्यादा किया जा रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों? सरकार आखिर क्यों अपनी ज़िम्मेवारी से भाग रही है? यदि हम अपने घर का ज़िम्मा दूसरे को सौंप देंगे, तो वो कितने बेहतर ढंग से चलेगा, ये हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं। और आखिर ऐसी स्थिति क्यों है, जब विभिन्न विभागों में पद भी खाली हैं और कार्य करने वाले लोगों की ज़रूरत है, लोग भी हैं, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा है, जिसके वो हकदार हैं। जो कार्य कर रहे हैं, उस हिसाब से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है, उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ा सवाल है। उर्वशी जी, सरकार की जो ये भूमिका है, उसमें लोगों का क्या कहना था और उसे आप कैसे देखती हैं? लोगों का सबसे पहले तो इस पर यही कहना है कि जो सरकार है और जो पूंजीवादी लोग हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो आउटसोर्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां सामंतवाद, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाता है और इसमें दोनों लोगों की जो मिली-जुली एक साझेदारी होती है, वो सरकार की, शासन प्रशासन की और एक तरह से पूंजीपतियों की होती है। इसमें उन्हें तो बढ़ावा मिलता है, लेकिन अगर लोगों की बात की जाए, तो उन्हें अनस्किल्ड पर फोकस करने को कहा जाता है। मतलब अगर शिक्षा के क्षेत्र में वो जाना भी चाहें, तो वो मज़दूरी के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। देखा जाए कि अगर सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाला कोई विद्यार्थी है, वो तैयारी कर रहा है, लेकिन जब वैकेंसी ही नहीं निकलेगी, आप भर्तियां ही नहीं निकालेंगे सरकारी, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में क्यों आगे जाएगा? वो फिर इसी क्षेत्र में जाएगा, प्राइवेट कंपनी के लिए वो काम करेगा और यही सरकार कर रही है, यही सरकार करवा रही है। ये लोगों का कहना है कि एक तरह से पूंजीपतियों को ऊपर उठाना और लोगों को मजदूरी के क्षेत्र में आगे करना, ये पूंजीवादी में जो है पूंजीपतियों के और सरकार की ये मिली-जुली जो जोड़ी है, उसमें ये सब किया जाता है। एक तरह से हुँ, हम आउटसोर्सिंग को 2 बिंदुओं से समझने की कोशिश करेंगे कि उनका ये भी कहना है कि अगर सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, अगर निजीकरण कर रही है, तो क्यों कर रही है? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जहाँ सरकारी ऑफिसरों को बैठाया जाता है, सरकारी लोगों को बैठाया जाता है, वो अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे भागते हैं। वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाते, कुर्सी पर बैठते हैं, तनख्वाह लेते हैं, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हटते हैं, सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जिसकी वजह से सरकार ने ये सब कुछ ठेके पर दे दिया। आपको हुँ, यकीन नहीं होगा कि जब मैंने ये रिसर्च किया, मैंने रिपोर्ट तैयार की, तो उसमें हमारी स्टोरी में भी है कि सरकार की 56 ऐसी विभागें हैं, सरकारी विभागें हैं, जहाँ पर सरकारी विभागों के 80% जो कर्मचारी हैं वो आउटसोर्स हैं। आपका डायल 100 हो गया, किसी भी दुर्घटना स्थल पे सबसे पहले पहुंचने वाला वाहन सरकार का, हुँ, डायल 100 हो गया, एम्बुलेंस 108 हो गई, ये सब ठेके पर है। इसमें से कुछ भी सरकार का नहीं है। और वहीं
आज डिजिटल इंडिया का दौर है, तो वहां पर भी देखा जाए तो सरकार का काम हो चाहे किसी का भी कोई काम हो, सरकार का कोई काम बिना कंप्यूटर के नहीं हो सकता। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के पास अपना एक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। और वहीं बिजली विभाग में भी देखा जाए तो 60,000 कर्मचारी हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जिसमें से 55,000 कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किए गए हैं और 5,000 जो है वो संविदा कर्मी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक वर्ग है जो मजदूरी के क्षेत्र में जा रहा है। करीब मध्य प्रदेश में, जैसा कि वासुदेव जी ने भी बताया, कि 10 से 12 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं। तो देखा जाए तो एक तरह से सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों की भर्ती नहीं निकाली जा रही है, जिससे लोग शिक्षा के क्षेत्र में ना जा क्षेत्र में जा रहे हैं और मजदूरी करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि जब वैकेंसी ही नहीं निकलेगी तो लोग शिक्षा से हटकर और मजदूरी के क्षेत्र में जा रहे हैं। उर्वशी जी, जो आपने बात बताई है, यहाँ से एक सवाल ये निकलता है, जब सरकार कंपनियों को भुगतान कर रही है, राशि कंपनी को दे रही है, तो सरकार अपने माध्यम से क्यों नहीं करती ये कार्य? जबकि अभी जो आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो उसमें कर्मचारियों का कहना था कि जो भी उनका निश्चित राशि है उनकी, वो शासन स्तर से ज्यादा आती है और उन्हें कम मिलती है। तो जब शासन राशि खर्च कर ही रहा है तो वो अपने माध्यम से क्यों नहीं करता, या इन लोगों को खुद अपने नियंत्रण में क्यों नहीं रखता? उर्वशी जी, आपने परिवारजनों से भी बात की, उनके क्या दर्द थे, उनके क्या कष्ट थे? परिवार का यही कहना था कि जो हालत वो अभी देख रहे हैं, भविष्य की चिंता उनको हो ही रही है। जिस तरह से आपने कहा कि भविष्य की चिंता सता रही है कि अगले दिन रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसी तरह आउटसोर्स कर्मचारियों को जो कंपनी होती है वो किसी भी वक्त निकाल कर बाहर कर सकती है। सिर्फ एक लेटर का काम होता है, जैसे कि यहाँ पे बात भी हुई। तो उसी तरह से उन लोगों का भी यही कहना है कि हम अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे। सरकार की जो महिलाओं से मैं मिली, तो महिलाओं का भी यही कहना है कि सरकार लाडली बहना योजना तो दे रही है, लेकिन जब सरकार हमें रोजगार ही नहीं दे रही है और उस जो रोजगार आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके घर में जिनको भी मिला हुआ है, जो कर रहे हैं, उनके रोजगार को कभी भी छीन सकती है। तो महिला मुझे जो मिली, उनका यही कहना था कि अगर सरकार अपनी योजनाएं दे रही है तो क्या हमसे हमारा रोजगार छीन लेगी? जो हमारा हक है, हमारे पेट पालने के लिए, जो हमारे अगर जब तक उम्र है, जब तक हाथ पैर हैं, तब तक हम मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी उम्र ढल जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? ना तो हमारे पास कोई पेंशन की स्कीम है कि हमें पेंशन मिलेगी, ना हमें इतना वेतन मिला है कि हम उसको सेव कर करके बचाएंगे, तो हम घर कैसे चलाएंगे? निश्चित है उर्वशी जी, इतना वेतन भी नहीं है कि उससे जो राशि बच रही है उससे वो अपना घर चला पाएंगे और कोई भविष्य की जो संभावनाएं हैं वो भी उन्हें नहीं दिख रही हैं। जो परिवार के लोग हैं वो चिंतित हैं, जो कर्मचारी हैं वो चिंतित हैं, लेकिन सरकार को जो चिंता होनी चाहिए उन्हें लेके सरकार यहाँ चिंतित नहीं दिख रही है। जो हमारे दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें भी ये सोचना होगा और समझना होगा कि क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं और कैसे कार्य किया जा रहा है। यदि आपका कार्यक्रम से जुड़ा कोई सुझाव है, यदि आपकी कोई बात है जैसे इस कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही यदि आपका कोई वीडियो मैसेज है अपनी कला संस्कृति को लेके, तो आप हमारे चैनल की ईमेल आईडी पे उसे भेज सकते हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितने लोगों तक आप इस आवाज को पहुंचाएंगे, उतनी मजबूती से ये जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर विचार होगा और इसमें जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें एक सार्थक कदम उठाना होगा। जब कार्य बराबर है, कार्य की अवधि बराबर है, तो भेदभाव भुगतान में या वेतन में या महत्व में क्यों रहे? एक अच्छा वक्त है आपको भी सोचने का कि क्या आपके हित में है, क्या आपके बच्चों के हित में है, क्या आपके क्षेत्र के हित में है, क्या आपके प्रदेश के हित में है। आपको इन मुद्दों को, इन बातों को ध्यान रखना होगा कि आपकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, आपके बच्चों का भविष्य क्या है, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि जो क्षणिक मुद्दे हैं, जो क्षणिक प्रलोभन है, उनसे हमें बच के रहना होगा। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसे हमें ध्यान में रखना होगा। और ये बहुत ही बड़ा विषय है जो आउटसोर्स कर्मचारियों का है, ठेका कर्मचारियों का है।
वो हमारे बीच से ही हैं, हमारे परिवार के सदस्य ही हैं, और किसी भी परिवार के सदस्य के साथ यदि भेदभाव होता है, वो कहीं के भी हों, किसी भी जिले के हों, वो गलत है। और जो आपका हक है उसके लिए आपको आवाज उठानी होगी, आपको कहना होगा, क्योंकि चुप रहना विकल्प नहीं है। अपना पंच शो में वासुदेव शर्मा जी हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उर्वशी मिश्रा जी, आपने रिपोर्ट तैयार की और आपने एक महत्वपूर्ण विषय जो है हमारे दर्शकों के लिए वो यहाँ पर बताया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं, उनका कोई महत्वपूर्ण विषय, उनकी महत्वपूर्ण बात है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। विंध्य की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जो सच है उसे और भी लोगों तक पहुँचाएंगे तो मजबूती के साथ सुधार होगा और निश्चित ही बदलाव होगा। अपना पंच शो में आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा महत्वपूर्ण विंध्य के लिए और आपके लिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।